हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास भाग 1 का पहला अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को हम आसान से आसान भाषा में और कम से कम समय में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, वैसे इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसे इसलिए ऐसा इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी तो पहली बार इसको जिस स्थान पर खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान पर इसको सबसे पहली बार खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके काल निर्धारण की। तो इतिहासकारों ने इस सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता में पाई गई चीज़ों से वहाँ की जानकारी हासिल करी, उस सभ्यता के बारे में पता किया और इस सभ्यता में लोग कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे व्यापार करते थे और इस सभ्यता का आखिर में अंत कैसे हो गया। इसी चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलो आगे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के आरंभ में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह इतिहासकारों ने जब इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने एक अनोखी चीज़ पाई। उन्होंने देखा कि हड़प्पा संस्कृति से पहले भी इस क्षेत्र में कई संस्कृतियाँ विकसित हुई, लेकिन उनमें एक अंतर था। हड़प्पा संस्कृति से पहले जो संस्कृतियाँ विकसित हुई थी वो संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के मुकाबले कई छोटी छोटी संस्कृतियाँ थी और छोटे स्तर पर रहती थी। और यहाँ पर लगभग जो बड़ी बड़ी संरचना यानी जो बड़ी बड़ी सभ्यता थी वो लगभग ना के बराबर थी। खुदाई में इतिहासकारों को कई मृतभांड शैली, शिल्पकारी, कृषि, पशुपालन इन सब के संकेत मिले हैं, जिनसे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे बसने वाले लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे जिनसे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो हमारा अगला टॉपिक है जीवन निर्वाह के तरीके। जीवन निर्वाह क्या होता है? देखो, जैसे हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है और जिससे हमारा घर चल सके। और उसे हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? तो जीवन निर्वाह के लिए लोग कई प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते थे। मछलियाँ भी वो पकड़ते थे। ठीक है, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि मछलियाँ उनका प्रमुख आहार थी। तो अब बात करते हैं वो किन किन चीज़ों की खेती करते थे। तो उनकी खेती में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल ये सब शामिल था। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, वो बाजरा तथा चावल की खेती भी करते थे। बाजरा के जो दाने हैं वो गुजरात से मिले हैं और चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। वो चावल का प्रयोग संभवतः कम करते थे। अच्छा, ऐसा इतिहासकार क्यों कहते थे? ऐसा इतिहासकार इसलिए कहते थे क्योंकि खुदाई में चावल के दाने कम मिले हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वो लोग खाने में चावल का प्रयोग कम करते थे। अच्छा, वे अब बात करते हैं जानवरों की। वो जिन जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे उनमें संभवतः भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि शामिल थे। ये सभी जानवर जिनके मैंने अभी नाम लिया ये सब के सब पालतू थे। अच्छा, खुदाई में ना हिरन और घड़ियाल की भी हड्डियाँ मिली है, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इनका मांस भी प्रयोग करते थे या खाते थे। लेकिन इतिहासकार ये अभी तक समझ नहीं पाए कि वो इनका शिकार खुद करते थे या किसी दूसरे शिकारी संग्रह जो होते थे उनसे इनका मांस ये खरीदते थे। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि वो पक्षियों का मांस का भी प्रयोग खाने में अपने करते थे। अब हमारा अगला पॉइंट है कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीक, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि में किस किस तकनीक का प्रयोग करते थे। तो चोलिस्तान के कई स्थान, चोलिस्तान, बनावली, जैसे बनावली आज का हरियाणा है, से वहाँ पे मिट्टी के ना हल प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वो खेती में हल का प्रयोग करते थे। कालीबंगन जो आज का राजस्थान है वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते थे कि वो खेती करते थे। अच्छा, इस खेत में हल जो
मतलब जुते हुए जो खेत पाए गए हैं वो रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वो एक साथ दो अलग अलग फसलों को उगाया करते थे। अच्छा, जो बात करते हैं फसल की कटाई के लिए, तो फसल की कटाई के लिए ना वो लकड़ी के हत्थे बनाते थे और उनमें पत्थर के फलक को डालकर उसको सही से बिठा देते थे और उससे वो औजार बनाते थे, जैसे आप सब चित्र में देख सकते हैं। और इनसे वो कटाई का प्रयोग करते थे, यानी फसल की कटाई को करते थे। अब बात करते हैं सिंचाई की। देखो, ज़्यादातर हड़प्पा क्षेत्र की जो क्षेत्र था वो अर्धशुष्क था, मतलब वहाँ पानी की कमी हुआ करती थी। अफ़गानिस्तान में शोतुरघई नामक हड़प्पा स्थल में नहर के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोग सिंचाई के लिए नहर, तालाब, कुएं आदि का प्रयोग करते थे। तो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठी पहलू में से ये एक था। इसका जो शहरी केंद्र था और इसका विकास था वो इतिहासकारों को सबसे अनूठा पहलू लगा। मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। यहाँ की बस्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि आप सब चित्र में देख सकते हैं। जो छोटा शहर है, लेकिन ये छोटा शहर एक ऊंचाई पे बसाया गया था, इसलिए इसको दुर्ग नाम दिया गया था। जबकि दूसरा शहर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसे नीचे बनाया गया था। इतिहासकारों ने इसे दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का जो कारण है वो ये है कि इस पूरे के पूरे शहर को एक ईंटों की चबूतरों पर बनाया गया है, यानी पहले ईंटों की चबूतरे बनाया गया और फिर जाके इस पे शहर को बसाया गया था। निचले शहर को भी दीवारों से घेरा गया है और कई दीवारों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है, जो नींव का काम करते हैं निचले शहर में। इतिहासकारों द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि इतने बड़े अगर आधार को बनाना था तो कम से कम 40 लाख से भी ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, जिसके लिए बड़े पैमानों पर मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदाड़ो में रहने वाले अधिकांश लोग मजदूर हुआ करते थे। तो अब जो इसके बाद के जो दो टॉपिक हैं, हड़प्पा में नालों का निर्माण और दुर्ग में जो विशाल जलाशय पाया गया है उसका निर्माण, तो इन दोनों पे मैंने एक टॉपिक बना रखा है, शॉर्ट टॉपिक बना रखा है। वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वहाँ देख लेना। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो है गृह स्थापत्य। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो घर का निर्माण किस प्रकार करते थे। तो अगर उनके घर के निर्माण की बात करें तो उनके घर के निर्माण एकदम आधुनिक तरीके से बनाए जाते थे। घर आंगन पर केंद्रित होते थे, यानी बीच में आंगन होता था और चारों तरफ उसके घर बनाए जाते थे। आंगन का मुख्यतः जो प्रयोग होता था वो खाना पकाने के लिए, कताई करने के लिए, और कभी कभी बच्चे वहाँ पे आंगन में खेलते थे, जैसे आज भी होता है घरों में। और जो घर होते थे वो पूरे के पूरे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। और यही नहीं, वहाँ के जो ईंटें होते थे वो ईंटों का आकार भी निश्चित था। ईंटों के आकार की अगर बात करें तो ईंटों का आकार 2 गुणा 4 गुणा 6 होता था। घरों को वो संभवतः कभी कभी 2-2 मंजिले के घर बनाए जाते थे, और जो नीचे के घर होते थे उनमें वो खिड़कियाँ नहीं बनाते थे, यानी वो खिड़कियों का आभास होता था उसमें। इतिहासकार इस चीज़ से अनुमान लगाते हैं कि वो एकांतता को महत्व देने के लिए ऐसा करते थे। एकांतता का मतलब होता है प्राइवेसी। अच्छा, अब बात करते हैं जो घर होता था, हर घर में एक स्नान घर होता था, जिसकी नाली दीवार के माध्यम से होकर सड़कों की नालियों से जुड़ी होती थी, जिससे उनका पानी निकल जाता था। घरों में एक तल से दूसरे तल के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाते थे, और हर घर के बाहर वहाँ पर कुआं पाया गया है। घर के बाहर कुआं बनाने का उनका मुख्यतः कारण ये होता था कि आने जाने वाले राहगीर जो होते हैं वो भी उनका प्रयोग कर लें। खुदाई में 700 से ज़्यादा कुएं वहाँ पर पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूँगा, और इस वीडियो में हमने आधे चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और अगले वीडियो में हम आधे चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।